Morning. Uh, Welcome to this Sunday's episode. And question and answers are welcome. I hope you had a good week last week. तो आप सबका स्वागत है। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आपको यदि कोई प्रश्न है, वो प्रश्न पूछने के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं, जो बटन है आपका। और या तो फिर कैमरा अगर आपका ऑन है तो आप फिजिकली भी हैंड रेज करेंगे तो वो भी मुझे नजर आ जाएगा। एंड आई कैन गिव यू टाइम टू आस्क योर क्वेश्चन। धीरे धीरे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो यू जस्ट वेट 2-3 मिनट्स एंड वी कैन स्टार्ट। बाकी आई होप आप सबके एरिया में अच्छी बरसात हो रही है। मानसून हैज कम एंड यहाँ पे तो आती है जाती है, बट ठीक ठाक ही है। पिछले साल की तरह हैवी बारिश नहीं है इस साल। उम्मीद है कि हमारे लेक्स वगैरह भर जाएं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। शुरू करते हैं। तो लेट अस सी सम हैंड्स एंड इफ एनीबॉडी वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ बाय आस्किंग क्वेश्चंस तो हैंड रेस कर सकते हैं। प्लीज फील फ्री। कुछ लोग क्वेश्चंस तैयार करके आए होंगे, कुछ लोगों ने राइटिंग में भेजा है सोनिका जी के पास, तो वी विल टेक दैट अप। बट people who are ready with their questions, then they can start now. आपके पास में एक बटन है, उसमें आप देखिएगा हैंड रेस का बटन है। I will be happy if you can raise your hand and then ask your question. और मेरे पास में 2-3 रिटर्न में क्वेश्चंस आए थे, तो यदि किसी का भी तैयारी नहीं है तो मैं सोनिका जी से कहता हूं कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सोनिका जी, वुड यू लाइक टू, कोई प्रश्न आपके पास आए हैं? हाँ जी सर, है क्वेश्चन। प्रीति यादव जी का है कि स्ट्रेस की वजह से वजन बढ़ सकता है क्या? सॉरी, फिर से बोलिएगा। क्या स्ट्रेस की वजह से वजन बढ़ सकता है? स्ट्रेस की वजह से वजन बढ़ सकता है क्या? जी। जी, स्ट्रेस की वजह से जरूर वजन बढ़ता है। ये तो शायद मैंने एक बार पहले भी इस बारे में जिक्र किया था। क्योंकि ऐसा है कि हमारे जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है उसमें जनरेशन वाइज सबसे पहली जो चीजें हैं, आपको पहले बता दूं कि कोई भी प्राणी है उसको जीने के लिए क्या चाहिए होता है। उसको चाहिए होता है वायु और न्यूट्रिशन और पानी। ये चीजें जो हैं ये उसको जीने के लिए जरूरी हैं। जब मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य को एक मैंने ट्रायंगल बताया था। ट्रायंगल ऐसा है कि एक नोक पे, एक 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 कोन पे आप रखिएगा सनलाइट एंड एयर। दूसरे कोन में आप रखिए न्यूट्रिशन, यानी कि जो हम खाते हैं या पीते हैं। तो तीसरा कोन जो है उसमें होते हैं आपके थॉट्स, जो आप विचार करते हैं। क्योंकि हमारे में और अन्य प्राणियों में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि प्राणी विचार नहीं करते हैं, हम इमेजिन करते हैं, हम विचार करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये होमोसेपियंस बोल करके हमारी मनुष्य जाति में ये खासियत है। तो होता क्या है कि स्ट्रेस, आप देखिए प्राणियों को स्ट्रेस ज्यादा नहीं होता है। वो जो लेटर इवॉल्व है मैमल्स वगैरह, उनमें कुछ में होता है स्ट्रेस, बट अदरवाइज आप देखेंगे कि मोटा मोटी स्ट्रेस ज्यादा नहीं होता है। उन्हें अपने दैनंदिन जीवन के लिए सर्वाइवल मोड पे रहते हैं। खाना मिल गया, कहीं से भोजन मिल गया उनको, तो उनकी उस समय के लिए उनकी सर्वाइवल एंश्योर हो जाती है। और जो लेटर, जैसे हम हैं, हम सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं करते, हम विचार भी करते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं। और जब हम कल्पना करते हैं तो उसके साथ स्ट्रेस आता है कि भाई आज का खाना तो मुझे मिल गया, आज तो मैं सिक्योर हो गया हूं। क्या कल मुझे खाना मिलेगा? क्या ये शिकार फिर से मिलेगा? अगर हम जंगल में हैं तो हमारी यही थॉट्स आती रहती हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मुझे सिक्योरिटी मिलेगी। तो ये चिंता की बात हो जाती है। या तो इंसान प्लानिंग करता है या तो फिर स्ट्रेस में चला जाता है।
जब स्ट्रेस में जाता है तो सबसे पहले बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि सबकॉन्शियस को, कि अब सिक्योरिटी कम हो गई है, कुछ चिंताएं हैं, आई एम नॉट एज सिक्योर। तो जब आप कहते हैं कि आई एम नॉट एज सिक्योर, तो सबसे पहले बॉडी क्या करता है, वो इमीडिएटली तरह तरह के जहां जहां से न्यूट्रिशन मिलता है वो स्टोर करने लगता है। तो जैसे कि आपके शहर में अगर म्यूनिसिपैलिटी ने कह दिया कि भाई कल पानी नहीं आने वाला है, तो आप आज से ही पानी स्टोर करना शुरू करते हो कि भाई कल नहीं आएगा तो आज कम से कम या तो खर्चा कम करो और साथ में जितना बचा सको उसको बचा दो। जब आप उसको स्टोर करते हैं, उसी तरह आपका बॉडी भी जो है न्यूट्रिशन को स्टोर करने लगता है। जब वो स्टोर करता है तो आपके सेल्स के अंदर में फैट सेल्स डाल देता है, वो एनर्जी है कि भाई कल मिले ना मिले तो अभी से स्टोर कर लो। तो जब भी आप स्ट्रेस की सिचुएशन में जाते हैं तो आपका वजन इस वजह से बढ़ सकता है। तो एक एक संबंध है इन चीजों का, दैट योर स्ट्रेस कैन लीड टू ओवरवेट। और वो फैट सेल जब एक्यूमुलेट होते हैं तो जगह जगह पर वो आपका दिखने लगता है, फिर आप कहते हैं कि भाई मैं ओवरवेट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये उत्तर से आप संतुष्ट होंगे। बीच में अभी किसी ने हाथ खड़ा किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट आई हैड सीन सोनिका जी, somebody had raised their hand। हाँ जी सर, अपूर्वा वानी। जी, अपूर्वा जी, आपका अपूर्वा कोई जी, क्वेश्चन? आप अनम्यूट होकर के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो गुड आप? मॉर्निंग जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे सर, हैं? एकदम मस्त, बढ़िया। जी, पूछिए। अ, सर, मुझे वर्क प्लेस के ऊपर क्वेश्चन है। जी मैं दो मैनेजर के बीच में आती हूँ मैं। तो एक मैनेजर के साथ मेरा बहुत अच्छा बनता है और मेरा जी काम बहुत अच्छा चल रहा है स्कूल में, मतलब वहां पे। बट फिर दूसरी जो मैनेजर है उसका जी और जिसके मेरे साथ बनता है, उन दोनों का जी अच्छे से बनता नहीं है। इसलिए जो दूसरी मैनेजर है वो मुझे बहुत तंग कर रही है। मतलब बहुत सारे डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह जी से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। और जो दूसरे वाले मैनेजर के साथ बाकी लोग हैं, तो वो भी मुझसे अच्छे बर्ताव नहीं कर रहे हैं। पहले वो बहुत जी अच्छे थे मेरे से, बट जी फिर इसके वजह से मेरे वर्क प्लेस पे थोड़ा ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है और मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है उस चीज के वजह से। तो मैं इग्नोर करना चाहती हूँ, मैं इग्नोर कर रही हूँ, मैं हर एक पॉजिटिव चीज कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं हम जब उनसे रोज मिलते हैं, रोज बातें होती है, तो वो बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। तो मैं और कैसे खुद को इम्प्रूव करूं? जी। देखिए, ऐसा है कि आपकी तो वो हालत हो गई कि वो टग ऑफ वॉर जो होता है, रस्सी रस्सी खींचने का जो गेम होता है, एक तरफ से एक बॉस खींच रहे हैं और दूसरी तरफ से दूसरे बॉस खींच रहे हैं, तो आप बीच में इधर से उधर जा रहे हैं। तो खैर, सही ये है। तो हो गई मजाक की बात, बट आई डू एम्पथाइज विथ यू। ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं अक्सर। हम लोगों ने जो मैनेजमेंट में सीखा था कि एक आदमी को कभी दो बॉसेस नहीं होने चाहिए, वन मैन शुड रिपोर्ट टू ओनली वन पर्सन। ये एक बहुत ही सिंपल मैनेजमेंट का रूल है। न जाने ऐसा क्यों हो गया कि आप दो बॉसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं, बट कई बार हो जाता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में हमें होता था कि हमारे सीनियर जो है वो सेक्रेटरी हैं और मिनिस्टर भी हैं उनके ऊपर, तो फिर एक तरह से दो बॉसेस हो जाते हैं। तो यस, बैलेंस तो करना पड़ेगा आपको। एंड ये बात अलग है कि उन दोनों का अगर आपस में झगड़ा हो तो आपको जो पसंद करे वो दूसरा ऑटोमेटिकली वो फिर नापसंद करना शुरू कर देगा। तो ये एक विचित्र सी विडंबना है। तो आई कैन एम्पथाइज विथ यू, बट आपको क्या करना है कि देखिए, आप सिचुएशन तो बदल नहीं सकते। यू हम्म। कैनॉट चेंज द सिचुएशन। आपकी वर्क सिचुएशन है, जो जो भी दिले दिए हुआ जो कोई कंडीशन है उस पर तो आपको काम करना ही है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकते हो। आपको कौन सी चीजें स्ट्रेस दे रही है, कौन सी चीजें बुरी लग रही हैं, यही ना कि एक पर्सन आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है। दूसरी बात, उसके संबंधित जो भी लोग हैं वो भी आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक एक स्ट्रेस महसूस हो रहा है, आपको उस चीज का एक
दुख महसूस हो रहा है कि लोग मेरे साथ ठीक से बात नहीं कर रहे हैं या ये नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि वर्क सिचुएशन में जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये बहुत टेम्पररी होते हैं, ये ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है। क्योंकि हम्म लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। एक ही, आप देखिए, कोई ऑफिस है या कोई फैक्ट्री है, कुछ वर्कर्स आते हैं, कुछ मैनेजर्स आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, किसी को अच्छी पोस्टिंग मिली या ट्रांसफर या कहीं दूसरे अच्छी नौकरी मिली तो चला जाता है। उसी तरह से ये एक सिचुएशन ऑफ फ्लक्स रहता है, ये कभी भी एक जगह पे टिक करके एक साथ में आपको जीवन भर तो साथ निभाना नहीं है। ये राइट। अलग बात है कि आपके ऑफिस के अंदर की सिचुएशन है तो कम से कम आने वाले 3-4 महीने तो आपको उनके साथ रहना ही है। हम्म तो सिचुएशन यह है कि आप उस चीज को कैसे ग्रहण कर रहे हैं। एक चीज तो अच्छी है कि एक बॉस के साथ तो आपकी अच्छी बन रही है जी। हम्म तो चलिए, वो एक, उसको एक अपने पॉजिटिव साइड में रख देते। हम्म बाकी रही दूसरे बॉस की बात। अब क्या है कि अब उनके साथ में अगर ठीक से नहीं बन रही है तो आप क्या कर सकते हैं? उस दोनों को अगर आप खुश करने को जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यू हैव टू चूज वन, क्योंकि हम्म दो घोड़ों पे सवार होकर के आदमी बीच में गिर ही जाता है। तो राइट। ट्राई, जो आपके साथ ठीक है उनके साथ में आप संजो के रखिए, जो आपके साथ ठीक नहीं है आप उनके साथ में ना एब्सोल्युटली प्रोफेशनल रिलेशन रखिए। आपसे हम्म जो काम एक्सपेक्टेड है वो ठीक से करिए। आपका जो अंतर्मन है, आपका जो जमीर है, उसने हम्म कहना चाहिए कि मैंने तो पूरे ईमानदारी के साथ अच्छी तरह से मैंने इनका भी काम किया है। हम्म आगे वो उसको अप्रिशिएट करे ना करे, आप उसकी ओर ज्यादा ध्यान न दें। हम्म एप्रिसिएशन एक जगह से तो मिल ही रहा है, ये हम्म आपने अपनी ड्यूटी कर दी। सबसे बड़ा अप्रिसिएशन आपका अपने मन के साथ होता है। आप हम्म कभी किचन में खाना बनाए हो, कई बार होता है कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, लोग जल्दी जल्दी में उठ करके खा करके चले गए, किसी ने कहा नहीं कि भाई बहुत अच्छा है, फिर भी आपके अंदर एक सुकून रहता है कि आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, मेरे घर के लोग जिन्होंने वो खाना खाया है सुखी होके गए हैं। भले वो हम्म बोले ना बोले, लेकिन मेरा मन कहता है मैंने अच्छा बनाया। तो हम्म ये जब आपकी बॉन्डिंग अपने आप के साथ में होती है या हो जाएगी, हम्म किचन में तो होती है, घर में होती ही है, तो इसको ऐसी बॉन्डिंग आप अपने साथ में करिए कि सेकंड बॉस के साथ में मैंने ईमानदारी से, मैंने ये मन में नहीं रखा कि ये आदमी मुझे नफरत करता है या ये मेरे साथ कटुता करता है, मैंने उस चीज को बाजू रखा। एज अ प्रोफेशनल मैंने अपना काम किया है, ये आपको हम्म उठा देता है। ये फीलिंग की डिस्पाइट हिज डिसलाइक, आई हैव हम्म डन द बेस्ट आई कैन डू, मैंने एक्सीलेंट काम किया है, ये आपको आपके नजरों में उठा देगा। जब ये राइट। आप अपने नजर में उठेंगे तो आप देखिएगा, उनके कोई भी ताने हो, कुछ भी हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक समय आता है, बट फर्स्ट, सबसे पहले आपको अपने अंतर्मन के साथ में एक होना पड़ेगा कि मैंने हम्म उस इंसान के लिए कटुता नहीं रखी है। मेरा जो प्रोफेशन है, मुझे काम करना है, मुझे पगार मिलती है, उसको मैंने पूरी तरह से निभाया है। और जिसने मुझे पसंद किया उसके लिए अच्छा काम किया, लेकिन जिसने ना पसंद किया उसके लिए भी अच्छा काम किया है। क्यों? हम्म क्योंकि आपका नाता आपके काम के साथ है, न कि राइट। वन बॉस या टू बॉस के साथ नाता नहीं है। आपका सबसे पहला नाता आपके काम के साथ है, आपका प्रोफेशन। यू हैव टू हैव एक्सीलेंस इन योर वर्किंग। एक बार वो आ जाएगा तो आप, कहते हैं ना कि एक बड़े अलग लेवल पे जाकर के आप आंख में आंख डाल करके उनकी तरफ जब देखेंगे, उनकी नजरें नीचे हो जाएंगी कि इतनी बढ़िया काम कर रही है और न जाने क्यों मैं इसके साथ कटुता कर रहा हूँ। ये इंसान में होता है। हमें राइट। उनकी नजरें नीची नहीं करनी है, लेकिन हम्म हमें अपने अंदर में कॉन्फिडेंस लाना है। मेरा काम अप्रतिम है, बढ़िया है, एक्सीलेंट है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माय वर्क। मेरा जमीर मेरे साथ है। सबसे राइट। बड़ा साथी आपका जमीर ही होता है। हम्म तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जी, ठीक है। थैंक बोलिए यू। अपूर्वा जी, कुछ और थैंक यू। कहना थैंक चाहते यू। हैं? जी, आपका कल से अच्छा वर्क सिचुएशन हो जाए, आप अपने जमीर के साथ काम करें, एक आधा महीने के बाद में चेंज हो जाए, सेकंड बॉस आकर के आपको कहे कि भाई यू आर वंडरफुल, तो बस हम सबको बहुत खुशी होगी। ये हमारी दुआ है। थैंक यू सर। जी हाँ, कोई और हाथ किसी का रेज हुआ है सोनिका जी? मैंने देखा नहीं। या कोई प्रश्न अगर चैट बॉक्स में आया हो तो बताइएगा। हाँ जी सर, चैट बॉक्स में है क्वेश्चन। एक सेकंड। एक मिनट सोनिका जी,
हमारे पुराने साथी नितेश मिश्रा जी, इन्होंने हाथ रेस किया है। तो नितेश जी को एक अवसर देते हैं, तो पूछिए नितेश जी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ नितेश जी, आप हाँ, कैसे थोड़ा हैं? मैं बढ़िया हूँ। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज संडे का दिन था और एक कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें था, लेकिन मैंने जैसे ही घड़ी देखी तो मैंने उसको जल्दी मीटिंग से लेफ्ट हुआ और मैंने कहा आज सर को ज्वाइन करना, क्योंकि हफ्ते में एक बार ही सर मिलते हैं। तो फिर थोड़ा मैं लेट हो गया आज। जी कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आए। चलिए जी। पूछिए। हाँ सर, मैं एक आपके हफ्ते प्रश्न से हमेशा बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं। जी, एक हफ्ते से मैं एक WHO जर्मनी और UNDP के साथ कि जो है बड़े बड़े संगठन है, NGO हैं जो काम करते हैं डेवलपमेंट में, तो मैं एक हफ्ते से उड़ीसा में था और उड़ीसा के दो जिलों में जाजपुर और कालाहांडी, जो कि वहाँ के अविकसित जिले हैं कह सकते हैं सर। अभी वहाँ पर इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैंने सर वहाँ पर देखा कि आज भी जो लोगों के दिमागों में दिलों में एक चीज बैठी हुई है, वो जब भी उनकी तबीयत खराब होती है, जब भी उनका कोई काम बिगड़ता है, तो वो जो भूत प्रेत बाधाओं को दूर करने के लिए आज भी वो डिपेंड करते हैं किसी बाबाओं पर या चमत्कार पर। तो सर इस जी प्रकार से उन ट्राइबल पॉपुलेशन के बीच हम लोग कैसे शिक्षा का संचार कर पाएंगे, कैसे हम उनकी मानसिकता में बदलाव ला पाएंगे, जबकि हम चंद्रमा पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय इस प्रकार की मानसिकताएं कहीं ना कहीं हमें दुखद कर दी हैं। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि सर किस प्रकार से हम इस पर विजय पा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई भी समाज, एक तबका अगर 100 साल आगे है तो एक आधा तबका पीछे, 100 साल पीछे भी रहता है। उसमें ये एक हकीकत है। आपने यदि कभी भी आप इतिहास देखेंगे तो समाज का एक तबका नॉलेज में आगे हो जाता है, कभी कभी पावर में आगे हो जाता है, कभी कभी पैसों में आगे हो जाता है। तो एक तबका ऐसा रहता है। जैसे आप देखेंगे कि रोमन्स में भी पेट्रिशियंस, प्लेबियंस, इस तरह के दो भाग थे। पेट्रिशियंस जो थे वो एलिट में आए करते थे, और जो प्लेबियंस थे वो कॉमन मैन थे। इस तरह से समाज में व्यवस्था रहती है। और प्रयास यही है, प्रयास यही है कि सबके सब का ग्रोथ हो, डेवलप हो, एजुकेशन बढ़े। तो ये तो समाज का प्रयास रहता ही है। कभी वो हम सरकार के माध्यम से या फिर सामाजिक माध्यम से, या हमारे में से ही कुछ लोग होते हैं जो NGO का काम करते हैं, सिखाते हैं, कुछ बताते हैं। समाज में ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों को आगे स्प्रेड करते हैं। लेकिन आप देखिए कि हम बात कब की कर रहे हैं। अभी शिक्षित होकर के कितने साल हुए हमें? मानव अफ्रीका से बाहर, जब आउट ऑफ अफ्रीका कहते हैं, वो 60,000 साल ही हुए हैं। नोन हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, इंडस वैली, इजिप्शियन सिविलाइजेशन वगैरह 10-1 हजार साल पुरानी है, ज्यादा नहीं है। आज से 100-200 साल पहले तो आप देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो घोड़ों का इस्तेमाल हो रहा था, कैवेलरी चलती थी घोड़े। तो 100 साल भी नहीं हुए कि अब हम गाड़ियों में आ गए, टैंक्स में आ गए, तरह तरह की चीजें हमने इन्वेंट कर ली। लाइट बल्ब का इन्वेंशन हो गया, विमान का इन्वेंशन हो गया। तो ये तो अभी अभी हुआ है, 100 साल भी तो नहीं हुए। तो अब जो पूरा समाज है उसमें सारे घटकों को लाना, उसको एजुकेट करना समय लगता है। तो इसमें मैं सबसे पहले मेरा ये एडवाइस रहेगा, इसमें आप विचलित ना हो। दूसरी बात, आपकी चिंता जो है इसको कैसे किया जाए, ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है ये। लेकिन चिंता की से ज्यादा आपका आपका कंसर्न, मैं कहना चाहता हूँ, आपका जो मन में कंसर्न है, क्योंकि आपने वहां जाके प्रत्यक्ष में देखा कि मेडिकल साइंस के अलावा वहां पे लोग ज्यादा विश्वास रख रहे हैं झाड़ फूक पे, या जो विच डॉक्टर्स होते हैं। ये सिचुएशन हमारे महाराष्ट्र में भी थी। मेलघाट वगैरह में हमें इन चीजों को हमने फेस किया है। आपको शायद पता होगा कि मेलघाट में और थाना में, जवाहर मोखाड़ा जो तालुका है, उस उन एरियाज में बहुत सारे बच्चों की मृत्यु सिर्फ भूख के कारण हो जाती थी, या फिर मेल न्यूट्रिशन। भूख तो नहीं, बट कम कुपोषण, पोषण कम मिल रहा है, जो मात्रा में मिलना चाहिए उससे कम में मिल रहा है। प्योर स्टारवेशन डेथ से ज्यादा खराब होता है। प्योर स्टारवेशन डेथ बहुत कम होते हैं, बट कम खाना और वो उसमें कमजोरी में रहना, तो उससे बीमारियां भी बढ़ती हैं और उसकी वजह से मौत हो जाती है।
तो कुपोषण के ग्रस्त जो कुछ कुछ एरियाज थे, जैसे हमने मेलघाट में देखा कि वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं ट्राइबल, वो जाकर के झाड़ फूक करवाते थे, और वो हम उन्हें कहते भी थे कि भाई इनको पोषण दीजिए, तो वो नहीं सुनते थे। अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, कुछ रिलीजियस होती हैं, कुछ उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं, उनकी ट्राइब्स की मान्यताएं होती है कि हमें ऐसा ही करना है, तो वो दूसरे दूसरे बाजू को नहीं देख पाता, उसमें समय लगता है। तो हमने भी कुछ ऐसी युक्तियां लगाई थी कि जो ये झाड़ फूक करने वाले लोग हैं, वैदू वगैरह, उनको हमने इन्वॉल्व कर लिया था। उनको हमने कहा था कि भाई देखो, आपके धंधा चलता रहे, हम उसके उसके धंधे में आना नहीं चाहते हैं, आप कोई हमारे लिए विलन नहीं हो। देखिए, जब कोई मेडिकल साइंस नहीं था, जब हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं थे, तो बीहड़ जंगल में अंदर पे वो वैद्य ही था जो तरह तरह के, वो भी उन्हें कोई जड़ी बूटी वगैरह लाके देते थे। अब वो इतने एडवांस तो नहीं थे, लेकिन आज एडवांस मेडिकल साइंस है, लेकिन उस वैद्य का भी काम था। तो हमने उनको इन्वॉल्व किया, उनके साथ बातें की, उनको ये कहा कि देखिए, आप ये अपने अपनी चीजें तो दीजिए, लेकिन साथ में थोड़ा ये भी बताइए कि अगर कोई चीज आपके कंट्रोल के बाहर है तो आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भेज दो। डॉक्टर भी कोई आपका दुश्मन नहीं है, मित्र है। इस तरह से आपको इंटीग्रेट किया जाए तो कुछ रास्ता निकलता है। हर जगह सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ जगह सक्सेसफुल हुआ है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मानव हमेशा नए नए युक्तियां ढूंढता है, नए नए प्रयोग करता है, उससे हमें रास्ता मिल जाता है। दूसरी बात है, हमने आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा वहाँ के लोगों में बातचीत करवाई, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको शिक्षण दिया। अब क्या है, वो जनरेशन जब बड़ा हो गया है, अब वो कहता है कि नहीं, मैं वो वेदू अपनी जगह है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के लिए मुझे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाना है, मुझे अपना पोषण ठीक रखना है। अब वो जनरेशन बढ़ गया है, उसको लगे हैं काफ़ी साल। अब मैं जब अपने ड्यूटी पर था, कलेक्टर था, उस वक्त काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज की डेट में जब जाके देखता हूँ तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हुई हैं। कालाहांडी में भी मैं जानता हूँ, मेरे बैचमेट्स जो उड़ीसा के हैं, उन्होंने कहा कि पहले तो हालत इससे भी ज्यादा बदतर थी, अब तो काफी डेवलप हो गया। तो धीरे धीरे लोगों का जो क्या है, एक जनरेशन निकल जाता है। वो कुछ लोग होते हैं जो काफी एडामेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जल्दी चेंज हो जाते हैं। ये हर समाज में होता है। एक तबका जल्दी नई चीजों को सीख लेता है, एक तबका कहता है नहीं, हमारे पुराने ही ठीक थे, वो पुराने को पकड़ के रहता है। ठीक है, ये फैक्ट है, इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते, और उसको अच्छा बुरा भी नहीं कह सकते। हमको उसमें से रास्ता निकालना है। तो लोगों तक ये बात पहुंचानी कि क्या खाने से क्या हो सकता है। यदि आपका हाथ कट गया है तो आप उसके ऊपर में कोई एंटीसेप्टिक डेटॉल या कुछ लगाइए। अब अगर वैद्य वहां पे हल्दी लगाने को कह रहा है, तो वो हल्दी भी एंटीसेप्टिक काम करती है काफी हद तक। लेकिन अगर ज्यादा कुछ हो गया तो फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाना है। तो इस तरह की बातें सिखानी पड़ती हैं। और देखिए, हमारी एक बहुत एक अजीब सी टेंडेंसी होती है कि हम राइट ऑफ कर देते हैं, अरे वो गंवार है, इनको कुछ अक्ल नहीं आती, ऐसी है वैसी है। ऐसा नहीं है, लोग सीखना चाहते हैं। शायद आपने वो पिक्चर देखी होगी, न्यूटन, एक पिक्चर आई थी, उसमें वो जो पुलिस का अफसर होता है और जो इलेक्शन अफसर होता है, दोनों के बीच में काफी झगड़ा हो जाता है। तो एक सीन में जो गांव का जो जो उसको हम गांव बूढ़ा कहते हैं, जो वहां का सरपंच टाइप रहता है उस कबीले का, वो उनको कहता है कि अरे भाई, मेरे पास आओ, मैं झगड़ा सुलझा दूंगा तुम्हारा। तो ऑडियंस में हम लोग देख करके हंस रहे थे कि ये बुढ़ा क्या सुलझाएगा। लेकिन बाद में मेरे को ये समझ में आया कि वो अपनी जगह सही कह रहा था। उसने कई सालों से एक रोल लिया है अपने गांव में झगड़ों को सुलझाने का। अब हम इंग्लिश में झगड़ा करते हैं या हिंदी में झगड़ा करते हैं, वो अपनी भाषा में, कुरकू भाषा में या किसी और भाषा में अगर झगड़ा को सुलझाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सुलझाना नहीं आता है। विजडम, जजमेंट देना। आप देखिए, गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी अपने घर में अपने झगड़ों को सुलझा देता है, उसके लिए विजडम लगती है। तो वो मैं कहना चाहता हूं कि इन जगहों पर भी विजडम है, उसको धीरे धीरे बोलने की जरूरत है, वहां तक शिक्षण पहुंचाने की जरूरत है। जबरदस्ती करके, फोर्स करके कोई चीज करेंगे, कठिन होगा। मेरा यही कहना है कि लोगों को समझाइए, प्रैक्टिकल दिखाइए, धीरे धीरे लोग बदल जाते हैं। तो कैसे भी हो, हमको उनको साथ लेना ही है, हमारे देश के भाग है वो। दे आर पार्ट ऑफ आवर आवर कंट्री, दे आर आवर कंट्रीमैन, आवर ब्रदर्स, आवर सिस्टर्स। तो सब साथ लेके चलना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके अंदर में वो कंसर्न है
कि उनके साथ में कैसे और अच्छी तरह से उनको मेडिकल साइंसेस से या मॉडर्न जो हमारे पास में सॉल्यूशंस हैं उन तक कैसे पहुंचाएं। तो इसका उत्तर एक ही है, शिक्षण। और फिर आप जैसे कुछ कमिटेड लोग चाहिए। सरकार में बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि कमिटमेंट हर एक में नहीं होता। अमूमन आदमी कहता है भाई मेरी ड्यूटी है मैं कर लूंगा, वो ड्यूटी भर करता है अच्छी तरह से करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, लेकिन उस ड्यूटी के बियॉन्ड जाकर के कमिटमेंट के साथ करना कि नहीं 8 घंटे हो गए काम के, लेकिन मुझे जाकर के उस गांव में भेंट देनी है, मेरे को देखना है कि वहां क्या चल रहा है। ये जो कमिटमेंट है ये थोड़ा कम होता है गवर्नमेंट में। तो वहां पे आप जैसे लोगों की जरूरत है। और गवर्नमेंट में भी बहुत कमिटेड लोग हैं। तो आइडियाज, एक दूसरे के साथ में संपर्क, आदान प्रदान विचारों का, इससे ही आगे का मार्ग मिलेगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है। आप कुछ और कहना चाहेंगे तो बोलिएगा नितेश जी। नहीं सर, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया, और मैं वहाँ आपसे कल पर मतलब आज ही रिटर्न हूँगा। अच्छी बात है। और सर एक अंतिम प्रश्न ये था, सबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, जब तक तकनीक बढ़ी है वो पूरे देश या विश्व में, जब से तकनीकी ने अपना वर्चस्व जमाया है, उस समय सर क्या हुआ है, बाबा लोगों का भी बहुत ज्यादा विज्ञापन सोशल मीडिया पर आ गया है। तो सर एक ऐसे कंटेंट या ऐसे कानून की भी जरूरत आप समझते हैं, हम समझते हैं, जिस पर थोड़ा बैन हो और कुछ हद तक इस पर बैन हो, मतलब कंट्रोल कुछ चीजें हो। क्योंकि आप अगर आप कोई फेक न्यूज अगर आप फैला रहे हैं, अगर आप चमत्कार का कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर जो अशिक्षित आदमी है वो उसके जाल में फंस जाता है। और कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा बहुत तो रेगुलेटरी मतलब कोई कानून तो आना चाहिए। आपको एक दो बातें बताता हूँ। एक, एलिस इन वंडरलैंड, ये एक बहुत पुस्तक फेमस है, बचपन में शायद पढ़ी भी होगी आपने या उसका अनुवाद पढ़ा होगा। एलिस इन वंडरलैंड ये एक पुस्तक है जिसमें वो काल्पनिक है कहानी कि वो एक गड्ढे में चले जाती है, फिर वहां पे उसको एक खरगोश मिलता है, फिर वहां तरह तरह के उसके साथ में एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो एक महारानी मोटी सी वहां मिलती है उसको अंडरग्राउंड, वहां पे जहाँ सब जानवरों का राज होता है। काल्पनिक कहानी है। तो वो हमेशा एक ही बात कहती है, ऑफ विद हिज हेड, ऑफ विद हिज हेड, मुंडी काट दो, मुंडी काट दो, इसकी मुंडी काट दो, उसकी मुंडी काट तो कहने का वो एक सटायर था। तो ल्यूइस कैरोल नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये कहानी लिखी थी, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो उस किताब के एलिस इन वंडरलैंड के साथ में दूसरी भी है, थ्रू द लुकिंग ग्लास, अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऑफ विद हिज हेड ये बहुत सादा और सरल हमारा उपाय होता है कि जो भी इंसान हमें पसंद नहीं आता उसकी मुंडी काट दो। तो आप जो कह रहे हैं कि कायदा कानून बना दो, जो भी ऐसे बाबा उठा के अंदर डाल दो, समस्या का हल नहीं होगा। आप कितने लोगों की मुंडियां काटोगे? और समस्या का जो जो कारण है उसको आप ढूंढेंगे, उसका निवारण यदि आप करेंगे तो शायद आपको उसमें सक्सेस ज्यादा मिलेगा। और देखिए दूसरी एक अंग्रेजी में कहावत है, गिव अ मैन अ लॉन्ग रोप एंड ही विल एंड अप बाय हैंगिंग हिमसेल्फ विद इट। यानी कि लंबी रस्सी अगर किसी को दे दो तो आज नहीं तो कल वो अपने गले में डाल के फंदा मर जाए, वो अपने आप को लटका दे। तो ये जो चीजें हैं, जो देखिए नकली बाबा जो हैं, ढोंगी बाबा जो हैं, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अब उनको क्या है, पहले भी थे, ऐसा नहीं कि अभी नहीं, अभी नए हुए हैं, पहले भी थे। पहले उतनी आप तक पहुंचते नहीं थे, अब सोशल मीडिया ये सब चीजें आप तक पहुंच रही हैं, तो आपको लग रहा है कि इनका उफान आ गया है। इनका उफान नहीं आया, थे तो उतने ही, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा आ रही है कि अरे भाई हर हर जगह देख रहा हूं, मेरे को वही नजर आ रहा है। तो विचलित ना हो, उनको लॉन्ग रोप देंगे ना, लोग अपने आप पकड़ लेंगे उनको, आज नहीं तो कल वो हर ढोंगी पकड़ जाता है यार। ये तो वो रंगा सियार की कहानी आपको पता होगी। वो एक सियार था, शहर में चला गया, तो इधर उधर लोग उसको देख के पत्थर मारने लगे, तो बेचारा एक पेंट शॉप में घुस गया जहाँ पेंट रखा था। तो वहां इधर उधर रात में अंधेरे में घूमता रहा, फिर सुबह निकल के वापस अपने जंगल में चला गया। तो जब वो जंगल में गया तो जानवरों ने देखा कि ये रंग बिरंगा कोई प्राणी आ रहा है, क्योंकि वो पेंट की दुकान में यहां वहां घूमा तो उसको लाल नीला पीला हरा रंग लग गया। तो रंगीन प्राणी को देख करके सब विचलित हो गए, अचंभे में आ गए, ये कौन है? तो सियार को समझ में आ गया कि भैया कुछ ना कुछ तो मेरे में खास है, लोग डर रहे हैं मुझे देख के।
तो किसी ने आके पूछा भाई आप कौन? तो इन्होंने एकदम से बोला मुझे भगवान ने भेजा है, मैं देव हूँ और मैं यहाँ नया राजा बना हूँ, उन्होंने मेरे को बोला है कि इस जंगल में राज करना। तो सारे जानवर आकर के उसकी सेवा में लग गए, उसको बिठा दिया उन्होंने और सब कोई फल फूल सब ला करके उसके सामने पेश कर दिया। शेर खुश, बेचारा जंगल का राजा जो शेर था वो कहीं मुंह छुपाए हुए इधर उधर घूम रहा था, बहुत परेशान हो गया, बोले ये क्या हो गया अचानक। तो एक दिन क्या हुआ कि बरसात आ गई, तो बरसात आ गई तो फिर सियार जी का जो कलर है वो सब निकल गया। तो अगले दिन जब जानवर आए सबने देखा, बोले अरे ये तो सियार है। तो फिर लोग उसके पीछे भागे और रंगा सियार अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आज नहीं तो कल रंग निकल जाता है साहब, गिव हिम अ लॉन्ग रोप, निकल जाएगा। बहुत ज्यादा उसके लिए कायदा कानून बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई गलत काम कर रहा है, किसी को एक्सप्लॉइट कर गया, किसी की आबरू छीन ली, तो उसमें आपके पास में कानून की धाराएं हैं, उसमें काम होता है, उनको पकड़िए, उनको कानून के हवाले कीजिए, वो पुलिस का काम है, कंप्लेंट करिए, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। ये चीजें कैसा है, ज्यादा समय हम लोग कैसा हमारी लाइफ टाइम को देखते हैं, लेकिन आप 100-200 साल पीछे जाइए, 1000 साल पीछे जाइए, और आगे आने वाले सालों में 50 साल से लेकर के 50,000 साल तक देखिए, तो दुनिया कहां से कहां जाने वाली है। हर चीज का सोल्यूशन आपकी जिंदगी में होगा ऐसा नहीं है, लेकिन पेड़ लगा दीजिए, पेड़ लगा देंगे तो फल आएंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ फल ऐसे आए जो आपके जाने के बाद आए, लेकिन कोई ना कोई तो खाएगा ना। तो हमें, हमारा काम है इन चीजों को मोशन में लाना, सत सत विवेक से काम करना। एकदम से कानून बना दो, उड़ा दो, ऑफ विद हिज हेड करना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाते हैं, फिर लोग रास्ते निकाल लेते हैं कैसे बचना है, क्या करना है। उससे अच्छा है उसको ना अपनी नेचुरल मौत मरने दो, ऐसी प्रथाओं को, ऐसी चीजों को, ऐसे नकली लोगों को, ऐसे पाखंडी लोगों को। ये धीरे धीरे ये सिस्टम अपने आप ही खत्म हो जाएगा जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगा। आज आपको ये बात समझ में आई है, कुछ सालों के बाद बहुत लोगों को समझ में आएगी, और ये इंफॉर्मेशन जैसे जैसे फैलेगा लोग एनलाइटन हो जाएंगे, फिर ये बाबाओं का दौर खत्म हो जाएगा। तो समय की बात है, हो जाएगा। जी जी नितेश जी, जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। हाँ, कोई और हाथ है या कोई सोनिका जी, कोई चैट में कुछ क्वेश्चन आए हो तो बताइएगा। हाँ जी सर, चैट बॉक्स में है। विपिन मेहरा सर जी का क्वेश्चन है, जी why does life always gives us the toughest exam first and the lesson afterwards? Couldn't it try a mock test once? सॉरी, जरा फिर से बोलिएगा, मैं आवाज थोड़ी कम हो गई थी बीच में। Okay. Why does life always give us the toughest exam first and ओके the lesson afterwards? ओके Couldn't it try a mock test once? जी, मॉक टेस्ट जी देखिए, इंसानों ने बनाई है बहुत सारी चीजें, तो मॉक टेस्ट उसी में है। नेचर डजंट गिव यू अ सेकेंड चांस, ये एक हकीकत है, ये है। आपके हिरन के झुंड के पीछे शेर लग गया, तो जो सबसे स्लो है हिरन, उसका नंबर तो आएगा ही आएगा। तो मॉक टेस्ट या उसकी ट्रायल रन्स नहीं होते हैं। शेर को लगी है भूख, आ गया पीछे और हिरन भागे, जो सबसे पीछे रह गया उसका भक्षण हो गया। तो नेचर डजंट गिव यू अ सेकेंड चांस, तो ये है फैक्ट। अब इसको हमने अपनी जिंदगी में कुछ कुछ आसानियां कर दी हैं कि भी हम जब परीक्षा लेते हैं तो मॉक टेस्ट कर लेते हैं, बट हकीकत में आपको सेकेंड चांस मुश्किल है मिलना। इसलिए आपको पहले लेसन लेने से पहले आपको समझ लेना है, क्योंकि एग्जाम, आप कह रहे हैं कि एग्जाम पहले आता है और लेसन पहले है, इसीलिए तो शिक्षण होता है ना। विद्यार्थी क्या करता है, वो आगे आने वाले एग्जाम की तैयारियां करता है, तो आपको भी लाइफ की तैयारियां करनी पड़ेंगी। उसके लिए वो अभ्यास जो है, एक है वो पुस्तकीय अभ्यास, तो छोड़ दीजिए, आपके एक्सपीरियंसेस का, आपके मित्रों के एक्सपीरियंसेस का, ये जितना आप सुनेंगे, आप जितना उसके ऊपर में आप गौर करेंगे, तो
जितना ज्यादा आप अपने एक्सपीरियंसेस और मित्रों के एक्सपीरियंसेस और जहां जहां आप स्टडी कर सकते हैं उससे आप सीख सकते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि वो कहते हैं ना कि बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल मुक्का कौन सा होता है, तो वो ऐसा होता है जो आपने आते हुए नहीं देखा। द वन यू डोंट एक्सपेक्ट वही सबसे ज्यादा पावरफुल मुक्का होता है। तो लाइफ गिव्स यू एग्जाम्स फर्स्ट एंड देन द लेसन्स, ये है फैक्ट। और नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इट विल नॉट गिव यू अ सेकेंड चांस, बट हाँ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पढ़िए, अपने विचारों को बढ़ाइए, जहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उसके बारे में स्टडी करिए, एंड बिफोर द एग्जाम ट्राई टू हैव द लेसन्स। तो महापेक्षा में और हम क्या सिखा रहे हैं आपको, हम आपको आने वाली जिंदगी में एग्जाम्स कैसे फेस करना वही तो सिखा रहे हैं। हकीकत में क्या क्या फेस होगा उसकी तैयारी तो कर रहे हैं। आपके पास में आपका कॉन्शियस माइंड है, आपके पास में आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, उसको कैसे यूज करना, कैसे आपने चीजों को एंटिसिपेट करना, ये माइंड के दोनों चीजों को शार्पन करने के लिए महापेक्षा सिखाता हूं मैं। तो उसमें आपको आराम से ये चीजों के लिए हम ट्रेन करते हैं और आप सीख भी जाएंगे। लेकिन हर चीज नहीं सिखा सकते, कभी कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा जो सडन होगा, जो वो बॉक्सिंग के पंच की तरह जोर से लगेगा, लेकिन आप बच जाओ। यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड दैट आई एम अ सर्वाइवर एंड आई विल गेट थ्रू दिस ऑल्सो। कितना भी जोर से पंच आया है, आप उसको रेजिलियंस रख सकते हैं, आप बाउंस बैक कर सकते हैं, इतनी ताकत तो आप में है। तो विपिन जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आपके आने वाले हर एग्जाम के पहले आप कुछ ना कुछ लेसन ले सकते हो और लेते रहेंगे, यही मेरी इच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये उत्तर पसंद आया है। जी, सोनिका जी, हाँ जी सर। कोई और प्रश्न है? या विपिन जी को अगर कुछ कहना है तो वो भी कह सकते हैं, काउंटर कुछ हो तो। जी बोलिए सोनिका जी। सर वो जो स्ट्रेस वाला क्वेश्चन था उस पे वर्षा मैम ने ये कमेंट दिया था, जी इन स्ट्रेस वन टेंड्स टू ईट अ लॉट ऑल्सो। जी बिल्कुल सही है। आपके अंदर में डिजायर टू कलेक्ट कैलोरीज होती है। जैसे मैंने कहा कि जब आदमी एक स्ट्रेस में जाता है, स्ट्रेस का मतलब होता है कि उसको अभी ये मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। तो जब अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आती है तो आदमी अपने अंदर में फूड को जमा करने शुरू करता है। उसी की वजह से आपको खाना खाने की ज्यादा इच्छा होती है, खास करके एनर्जी डेंस फूड। तो आदमी मीठा ज्यादा खाता है, चॉकलेट्स खाता है, जहां जहां पे भी, बिकॉज दैट इज एनर्जी डेंस, उसमें थोड़े से में अंदर ज्यादा कैलोरीज होती है। तो उस तरह का खाना खाने का ज्यादा मन करता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस यू टेंड टू ईट मोर। एंड उसमें मैंने ऐड किया है कि यू टेंड टू ईट इनफैक्ट मोर एनर्जी डेंस, कैलोरी डेंस फूड। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। जी हाँ जी सर। जी, विपिन जी ने कुछ लिखा है सर अभी। विपिन सर का ही है, हाउ डू वी बैलेंस बीइंग कंटेंट विथ व्हाट वी हैव व्हाइल स्टिल वांटिंग टू अचीव मोर। जी, तो देखिए, अचीवमेंट और अचीव करना चाहते हैं तो वो बेसिक चीज होती है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ अचीव करना चाहता है। छोटा बच्चा भी होता है, वो बोलना चाहता है, कुछ समय के बाद वो चलना चाहता है, स्कूल में जाता है तो पास होना चाहता है, कुछ नई नई चीजें सीखना चाहता है। तो द डिजायर फॉर अचीवमेंट तो है ही, दैट इज अ इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। और शायद जिस दिन आप कुछ सीखना न चाहें या कुछ अचीव करना न चाहें तो सिचुएशन काफी डल हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन आदमी ने सोचा कि मुझे सब कुछ आ गया, मैं सीखना नहीं चाहता हूँ, एक्चुअली उसकी मौत उसी दिन हो जाती है, उस दिन खत्म हो जाता है। उसके बाद उसके जीवन में अर्थ नहीं रहता। जो आदमी सीखता रहता है उसका मीनिंग है। खैर, you are talking about being content on one side and achievement on the other side. जो कुछ अभी आपको मिला है यू हैव टू बी कंटेंट विथ इट। कि भाई मैंने जो आज तक जितनी मंजिलें पार कर ली हैं मैंने अच्छे से की हैं। रिग्रेट मत रखिए, जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं रखना। मैंने 10th में इतने मार्क्स लाए थे
मैंने वो अचीव किया। उसके बाद मैंने कॉलेज में ये किया, मैंने अचीव किया। मेरी जिंदगी में मेरे पास मेरे फैमिली मेंबर्स इतने हैं, ये मैंने अचीव किया। ये जो भी आपके पड़ाव हैं जो आप चलते चले जा रहे हैं, मैंने कैरियर में ये किया, मैंने अचीव किया। देखिए, आपकी तरह की जिंदगी किसी और की नहीं है, आपकी यूनिक जिंदगी है। तो आपने जो कुछ अचीव किया है, दैट इज यूनिक टू यू, एंड नोबडी एल्स कैन कंपेयर विथ यू, नोबडी एल्स कैन बीट यू टू इट। तो वो कंटेनमेंट तो रहना ही चाहिए कि भाई मैं यहां तक जो कुछ भी मेरे पास है, आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट इट, कंटेंट हूं मैं। लेकिन इस इस पहाड़ की चोटी पे आ तो गया हूं, लेकिन इसके आगे एक और पहाड़ दिख रहा है, तो ये अचीवमेंट मुझे करना है। तो आपका बैलेंस हो गया ना, कंटेंटमेंट भी एंड डिजायर टू अचीव, दोनों को अलग रखिए। पीछे जब मुड़ के देखें, आई एम हैप्पी एंड कंटेंटेड वॉट एवर यू अचीव, बिकॉज आप पास्ट को बदल नहीं सकते। तो उसके लिए रिग्रेट मत रखिए। जो कुछ भी आपके पास है, जितना बैग है, उसको लेके ही चलना है। और जब आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए अगली चोटी कौन सी है, वो आपकी डिजायर फॉर अचीवमेंट है। तो जो बैग है, जैसा बैग है, उसको लेके के मैं इसको अचीव करूंगा, दैट इज द अल्टीमेट। जब उस यात्रा में आप निकलोगे, तब आपको आएगा मजा। भाई कई लोग आप देखेंगे कि बड़ी बड़े अच्छे जूते और बड़े तरह तरह के बढ़िया बढ़िया पिकैक्स और ये सब लेकर पहाड़ चढ़ रहे हैं। आप देखेंगे भी मेरे पास तो एक डंडा ही है, और मेरे जूते शायद इतने खास और इम्पोर्टेंट नहीं है, उतने क्वालिटी के नहीं है। उसके बावजूद जब आप चढ़ेंगे, तब आप बोलेंगे कि देखा, मेरे पास जो था मैंने वो लेकर के, विद दैट ड्यू कंटेंटमेंट आई बीन एबल टू अचीव इट, एंड एवरीबडी कैन। ये बाकी सब चीजें आवरण है। ये ले लिया, वो ले लिया, इस ब्रांड का ले लिया, उस ब्रांड के ले लिया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया चले कि नहीं, चढ़े कि नहीं, पहुंचे कि नहीं, उस पर ध्यान दीजिए, मजा आएगा। जी सोनिका जी, और कुछ? हाँ जी सर। कोई और चैट बॉक्स में आया या कुछ प्रश्न है? जी बाय द वे, मैं दो तीन लोगों ने मुझे लिखा था सुबह कि हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, मुझे वो दिख रहे हैं, वो पूछ सकते हैं। जी सर, राजेंद्र कपूर का क्वेश्चन है। जी। सर, राजेंद्र सर, हाउ कैन वी ओवरकम द ग्रीफ ऑफ लेफ्ट अलोन एंड लुक लाइफ इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव? द ग्रीफ ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन। हाँ जी सर। साहब जी, आप अकेले ही हो, दुकेले कब थे? राजेंद्र जी, ये एक रेल यात्रा है। इस रेल यात्रा में स्टार्टिंग में आप अकेले पैसेंजर, और आखिरी में आप अकेले पैसेंजर उस डब्बे में। उस डब्बे में शुरुआत में आपके पेरेंट्स वगैरह बाकी लोग आपके साथ थे। समय के साथ थोड़े थोड़े देर के बाद में कुछ उतर गए, कुछ मित्र आ गए, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, वो चढ़ गए आपके डब्बे में। रेलगाड़ी चलती रही। फिर कभी कोई उतर गया, कोई यहाँ उतर गया, कोई किसी ने विदा ले लिया, और अलग अलग स्टेशनों पे लोग उतर गए। अब उतरने के बाद आपको एक बात याद रखना है कि निकले थे अकेले ही, और यात्रा समाप्त भी अकेले ही होने वाली है। बीच बीच में कभी कभी रेल में ऐसा होता है कि आपके डब्बे में कोई यात्री नहीं है, लेकिन आ जाते हैं अगले स्टेशन में, कोई आ जाता है। तो एक तो याद रखिएगा कि कोई भी यात्री आपके साथ में पूरी यात्रा नहीं करने वाला है। लोग आएंगे जाएंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे। बीच बीच में अगर आपको ऐसा लगता है यू हैव बीन लेफ्ट अलोन, तो साहब उन लोगों को भी आपसे जुदा होने का गम होगा, क्योंकि जो आपने बढ़िया टाइम उनके साथ बिताया, तो उनका भी तो टाइम बढ़िया था। और कभी कभी होता है लोग चले जाते हैं, तो आप अकेले महसूस करते हैं। बट साहब, ये यात्रा तो अकेली ही थी, दुकेले थे ही कब? ये तो समय समय की बात है, अगले स्टेशन में कोई और आ जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको यात्रा आते रहते, यात्रीगण चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं। आपकी ट्रेन कोई खाली नहीं हुई है। आपकी ट्रेन खाली होगी जब समाप्ति का स्टेशन आएगा, तब तक आपकी ट्रेन खाली नहीं है। थोड़ा इंतजार करिए, कोई ना कोई आ जाएगा, पेशेंस रखिए। वो क्रेविंग होती है, कोई उतर गया तो लगता है यार इसके साथ इतने अच्छे दिन बीते थे, हाय क्या करें। वो इंसान है, याद तो आएगी, फीलिंग हो गई,
किसी के जाने का दुख तो होगा ही, होता है, लेकिन आप उससे पार हो जाएंगे। थोड़े समय के बाद कोई ना कोई आएगा ही, क्या जाने कुछ लोग फिर से आ जाएंगे, आते हैं, फिर एक मजा आएगा। लेकिन वो जो मजा उस टाइम का था ये अलग मजा होगा, क्योंकि समय बदल चुका है, जगह बदल चुकी है, तो उसका आनंद लीजिए। अकेलेपन का भी आनंद ले लीजिए। कभी कभी अकेले रहने में भी एक मजा है। मेडिटेशन करिए, कुछ सोचिए, वॉक को निकल जाइए। नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली भी वॉक में जा सकते हैं। पेड़ पौधे देखिए, नेचर के साथ बॉन्डिंग हो जाइए। देखिए, जो पेड़ आपको ऑक्सीजन दे रहा है ना, वो आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, लेकिन वो आपके ट्रेन में और आपने उसको पहचाना नहीं, वो भी तो आपके साथी हैं। ऐसे बहुत साथी हैं, तो आप कभी अकेले नहीं हैं। कहा जाए तो आप जन्म भर अकेले हैं, कहा जाए तो आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि कम से कम वो ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष तो आपके साथ है। छोटे छोटे लोग हैं, आते जाते रहते हैं। आप घर से बाहर निकलिए, बहुत लोग मिलेंगे, वो भी तो आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं। आप भले उनको अपनाओ या ना अपनाओ, ये पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये उत्तर से कुछ संतुष्टि हुई होगी, राजेंद्र जी। आगे बढ़े जी, सोनिका जी। हाँ जी सर। और कुछ? मीना मलिक मैम ने बीच में मैसेज किया था, आई वांट टू आस्क। तो जी जी, उनको बोलिए ना। मैम अगर आप लाइन पर हैं तो प्लीज आप जी अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, मैं प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं मनमोहन मलिक जी की वाइफ बोल रही हूँ। जी ये जी जी राजेंद्र जी ने मेरे को बताया था आपका, तो मैंने जी आज सुना। तो आजकल इनको स्ट्रेस चल रहा है, 1 साल से ऊपर हो चुका है, जी डिप्रेशन में है। तो आपने बोला कि जो स्ट्रेस किसी को होता है तो वो ओवरवेट हो जाता है, लेकिन जी। ये मेरे हस्बैंड तो 25 kg वेट लूज कर चुके हैं इस टाइम। ओके। जी 68 था, 45 के करीब पहुंचे हुए हैं। जी जी। ये स्ट्रेस दूसरे टाइप का होता है, वो तो एक, दैट इज अ नॉर्मल स्ट्रेस। ये इनको स्ट्रेस कोई किसी एक पर्टिकुलर चीज का है जो आप कह रहे हैं। मेरी हाँ जी, गुजारिश है, मनमोहन जी को कहिएगा मेरे साथ में, या तो आप कहाँ, दिल्ली में हैं अभी इस वक्त? हम गुड़गांव में हैं सर। आप गुड़गांव में हैं, तो हाँ मेरा जी, जब भी अगला ट्रिप होगा दिल्ली का तो मैं आके जरूर मिलूंगा। मनमोहन मेरा काफी अच्छा दोस्त रहा है। बैठे हैं और यहीं पास में, जी। बैठे हुए हैं ये भी। उनको याद है क्या? मेरी याद है हाँ, कि नहीं? उनको याद है, अभी इन्होंने बताया था ना राजेंद्र जी ने, जी तो जी। बोले कि हाँ। मनमोहन वैसे स्कूल के दिनों में भी काफी स्लिम हुआ करता था। वैसे ही है अब, अभी भी। तो मैं आ रहा हूँ, मिलूंगा। और हाँ जी, यदि चाहें, अगर चाहते हैं तो सोनिका जी को मैसेज कर दीजिएगा हमारे नंबर पे। तो हाँ एक जी। जूम पे एक 1-to-1 का एक सेशन होता है मेरा विकाया, तो उसमें अच्छा, अगर मैं उनसे बात करूं तो बहुत सारी चीजें का हल अभी भी शुरू कर सकते हैं। मैं हाँ हाँ मिलूंगा जरूर, वो तो खैर समय की बात है। बट अगर हाँ आप जी, चाहें तो आप ऑन जूम 1-to-1 अकेले में मेरे साथ वो बात कर सकते हैं, तो मैटर उसमें ठीक है। काफी आगे हम उसको सॉर्ट करें। हाँ जी सर, अभी ये मेडिसिन भी ले रहे हैं, साइकेट्रिक की भी ले रहे हैं, और जी आयुर्वेदिक भी हम इनको दे रहे हैं। जी जी। ठीक है ना, जो देखिए जो डॉक्टर ने दिया है वो तो लेना है, हाँ जी, लेकिन हो सकता है कि ये सेशन से उनको मदद हो, हाँ और जी, शायद दवाइयाँ छूट जाए। कई लोगों की छूटी हैं, हाँ तो जी। ये तो खैर समय बताएगा। हम अपनी हम्म, तरफ से कोशिश करेंगे। हमारा ठीक है, सिस्टम थैंक यू थोड़ा सर। अलग है, हाँ तो जी, एक बार प्रयोग करके देख लें। हमें सफलता काफी मिली है। और हाँ जी, मनमोहन जी तो इतनी मेरे बचपन के साथी हैं, उसके लिए हाँ मैं जी जरूर सर। आऊंगा। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स अ थैंक लॉट। यू। थैंक यू जी। सोनिका जी, और कोई प्रश्न? जी सर, अक्षय मेश्रम जी का है, हाउ टू ब्रेक द बैरियर ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। हाउ टू ब्रेक द बैरियर ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। हाँ जी सर। वाह, ये एक लाइन में इन्होंने एक बहुत गहन प्रश्न पूछ लिया है, जिसका उत्तर कम से कम एक वॉल्यूम लिखने पड़ेगा मेरे को। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का जो ये जो चक्रव्यूह है, इसको तोड़ना, ये देखिए, वो अर्जुन ने भी जब
चक्रव्यूह तोड़ने का मार्ग बताया था, पूरी रात निकल गई थी। तो अब बाकी सब बंधु लोग और यहाँ जो बहनें बैठी हुई हैं, उनको भी अब रात भर के लिए बिठाना पड़ेगा मुझे। तो खैर, jokes apart, to tackle this particular thing, you have to understand, do you know money? Do you understand money? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऐसे ही नहीं आते हैं, ये होते हैं हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स। क्योंकि इंसान, दुनिया में हर इंसान खाली हाथ ही पैदा होता है और जब जाता है तो खाली हाथ ही जाता है। तो धन दौलत ऐश्वर्य जो कुछ भी है वो इसी लाइफ में आपको मिलती है। जैसे हम लोग बचपन में व्यापार खेलते थे ना, मोनोपोली, तो उसमें क्या है, सबको थोड़े थोड़े करेंसी दे देते, चलो भाई शुरू करो, और फिर गोटी डाल डाल के हम खेलते थे। अब उसको मैनेज कैसे करना है, उस दिए हुए चीजों को कैसे मैनेज करना है, वो आपके हाथ से स्लिप हो रही है या ज्यादा आ रही है, ये गेम है समझने। तो इस चीज को समझना है। तो मैं एक बात तो अभी अनाउंस कर दूं कि महापक्षा की तरफ से हम तरुण लोगों के लिए, खास करके जो हाई स्कूल में और जो कॉलेज में है, उनको हम कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका है टाइटल की अंडरस्टैंडिंग मनी। क्योंकि देखिए, हम लोग सब कुछ सीख लेते हैं, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेडिकल साइंसेस, दुनिया भर की बायोलॉजी, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह सब सीख लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन हर इंसान के जीवन से संबंधित है। पैसा हर इंसान के जीवन से संबंधित है, लेकिन ये दो चीजें कोई सिखाता नहीं है। तो महापेक्षा की तरफ से मैं एक कोर्स शुरू कर रहा हूं जो सिंपल भाषा में लोगों को फाइनेंस सिखाएगा। पैसा समझ तो लो भाई, हर इंसान पैसा कमाता है, हर इंसान पैसा खर्च करता है, समझता है बहुत कम। तो आपके फाइनेंशियल वरीज हो या फाइनेंशियल हैप्पीनेस हो, इसका फर्क ज्यादा नहीं है। वरीज को हैप्पीनेस में टर्न करने के लिए, ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, आई कैन सिट विथ यू एंड आई कैन हेल्प यू आउट। थोड़ा सा सेशंस आपको करने पड़ेंगे मेरे साथ, वो मैं आपको समझा दूंगा। और ये कोर्स जब आएगा तब तो सबको मैं अनाउंस कर ही देने वाला हूँ, कर दूंगा। बट कई बार, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, आपके माइंड में जो पैसों के बारे में धारणा है, उसकी वजह से वो आता है या नहीं आता है। पैसा हाथ की मैल है, तो आप जिस तरह हाथ धोते हैं वैसे चला जाता है। जिसके मन में ये विचार है उसका पैसा ऐसे ही चला जाता है। पैसा बहुत खराब होता है, अमीर आदमी को रात को नींद नहीं आती, तो आपका सबकॉन्शियस कहता है कि ठीक है, मालिक को पैसा नहीं चाहिए, इसको आना भी नहीं चाहिए, पैसा बंद हो गया। तरह तरह के थॉट्स होते हैं, ये पूरा हमारा साइंस है, हाउ थॉट्स अफेक्ट दी फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। ये एक अलग टॉपिक महापेक्षा का है, लेकिन मुझे अफसोस है मैं एक 15-20 मिनट में उसको नहीं समझा पाऊंगा। बट इसके लिए आप मेरे को अलग से संपर्क करें, सोनिका जी से समय ले लें, आई विल सिट विथ यू और ये पूरी चीज मैं आपको समझा दूंगा। तो ये भी हमारे महापेक्षा का ही एक पार्ट है। थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। कम से कम मैं बाकी लोगों को भी बता सका कि हमारी रिसर्च अब कहाँ जा रही है। तो इसके बारे में और कुछ प्रश्न हो तो अक्षय जी आप पूछ सकते हैं। जी सोनिका जी। हाँ जी सर। सर, विपिन हाँ मेरा सर का क्वेश्चन है, जी। इफ यू मेक वन हैबिट कंपलसरी फॉर एवरीवन, व्हाट वुड इट बी? वन हैबिट, मैं एक ही बात बोलूंगा, वन हैबिट विच आई शुड मेक कंपल्सरी फॉर एवरीवन, कि सुबह जब आप उठ करके तैयार हो जाएं, जब भी आप थोड़ा फ्री हो, या तो वॉक को जा रहे हैं, या मॉर्निंग में आदमी पेपर लेके बैठता है, या कुछ विविध भारती लगा लेता है, गाना लगा लेता है, या ऑफिस की तैयारी करने के टाइम थोड़ा समय मिलता है कि भाई ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहा हूं, उस समय ना किसी कोई 3 लोगों को आप धन्यवाद दे दीजिए। ये सबसे कंपलसरी हैबिट है मैं कहूंगा। बाकी सब चीजों से बड़ा हैबिट यही है कि आप ग्रेटफुल रहें। बीते हुए कल में किसी 3 इंसान को ढूंढ लीजिए कि भाई कल सुबह उसने बहुत अच्छा मेरे को ब्रेकफास्ट खिलाया, भाई आई एम थैंकफुल टू हर। कल मैं ऑटो रिक्शा में जा रहा था तो उसने बहुत अच्छे से ड्राइव करके मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचा दिया, आई एम थैंकफुल टू दैट ऑटो रिक्शा ड्राइवर। तो आप इस तरह से, आपके घर के लोग, मेरा बेटा मेरे साथ में लंच में बैठा था, उसने मुझे साथ दिया, बातें हुई, यू कैन बी थैंकफुल टू हिम। ये एक हैबिट है जो रोज सुबह हर इंसान ने करनी चाहिए। थैंक 3 people इन योर लाइफ इन द मॉर्निंग।
आप देखिए उससे आयाम खुलेंगे। आप जब थैंक्स देने शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोगों का रोल कितना है आपकी जिंदगी में, और फिर आपका रोल उनकी जिंदगी में अपने आप बढ़ेगा। आप परोपकार की तरफ जाएंगे। परोपकार करने के लिए आप अभ्यास करेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे, आपका भी ग्रोथ होगा। इट ऑल स्टार्ट्स विद दिस। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई एक चीज कंपलसरी करनी है तो ये है कि आप, क्योंकि बाकी चीजें तो कंपलसरी आदमी करता है, ये दांत ब्रश कर लेता है, नहा लेता है, ये तो हर कोई कर लेता है। बट ये एक नई चीज मैं कंपलसरी करना चाहूंगा कि आप इन्हीं तीन लोगों को बीते हुए कल के दिन में जिन्होंने आपके साथ में कुछ अच्छा किया हो, उन्हें थैंक्स दे दीजिए। देखिए कितना फर्क पड़ता है। ट्राई दैट। जी सोनिका जी, और कोई प्रश्न? हाँ जी सर, गौतम बख्शी सर का क्वेश्चन है, जी। प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाई गुड things happen to bad people and conversely why bad things happen to good people. Thanks. Why good things happen to bad people and why bad things happen to good people? बहुत गहन प्रश्न है गौतम जी। यह प्रश्न का इसका उत्तर जानने के पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि गुड और बैड क्या है। तो आप कह रहे हैं कि भाई व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। देखिए क्या है, आप जंगल सिचुएशन में अगर जाएंगे तो गुड बैड कुछ नहीं है, वहां तो सीधा लॉ ऑफ नेचर चलता है। शेर को भूख लगी, हिरन को खा गया। जो हिरन भाग गए, बोले चलो भैया मेरे से कमजोर कोई था वो मारा गया, मैं तो बच गया। वहां पे गुड बैड कुछ नहीं होता। देर इज नो अफेक्शन, देर इज नो फीलिंग, देर इज नो, आपका ये प्री फ्रंटल लोब ही नहीं है उनके पास में, तो इमेजिनेशन नहीं है, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो बिल्कुल लॉ ऑफ नेचर पे चल रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ह्यूमंस में क्या है कि हमारे जो डेवलपमेंट ऑफ हमारा ब्रेन हुआ है उसमें हमने कुछ नियम बनाए हैं कि भाई क्यों मारा जाए, क्यों नहीं हम डिफेंस कर सकते। अगर शेर रोज आके एक आदमी को खा रहा है तो मैं अपने घर में अपने गांव को फेंसिंग कर सकता हूँ, अपने आप को बचा सकता हूँ। ऐसे ऐसे आइडियाज लेकर के हमने समाज बनाया है। समाज में सबसे पहली चीज होती है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के लिए हम, क्योंकि सर्वाइवल ही तो मेन है, उसके बाद हम डेवलपमेंट करते हैं, एजुकेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये होते होते हमने कुछ नियम बनाए हैं समाज में कि भाई किसी की तुम चोरी करोगे या तुम किसी को जाके मार डालोगे तो ये तो वर्जित है, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इससे सर्वाइवल को एंडेंजर हो रहा है। हम साथ रहते हैं, तो आपने कुछ चीजों को वर्जित कर दिया, कुछ चीजों को परमिशन दे, तो कुछ चीजें गुड हो गई, कुछ चीजें बैड हो गई। तो हमारे मन में यह है कि भाई अच्छे काम करेंगे, समाज ने कहा है, हमने बचपन से सीखा है कि सत्य बोलो, अच्छा काम करो, दूसरों की सेवा करो, ट्राई टू हेल्प अदर्स, वगैरह वगैरह वगैरह। और भाई चोरी मत करो, ये मत करो, ये कुछ प्रोहिबिशंस भी हैं कि किसी को जाके मारो मत, किसी को नुकसान मत करो वगैरह। तो ये गुड और बैड की जो चीजें हैं ये हमारे समाज से आती हैं। लेकिन क्या है कि ओवर इवोल्यूशन में ऐसा है कि तरह तरह के लोग इवॉल्व होते हैं जेनेटिकली। कुछ लोग होते हैं जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो डोमिनेंट होते हैं। कुछ लोग फिजिकली जेनेटिकली वीक होते हैं। तो हम चाहते हैं कि मोटा मोटी समाज में जो बहुत ताकतवर है और जो वीक है, दोनों का सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस को गुड कहते हैं। फिर हम कहते हैं कि आप गुड बिहेवियर में रहेंगे तो आपका बाय एंड लार्ज आपको अच्छी चीजें होंगी आपके साथ। नियम बनाते हैं ना, कर भला तो हो भला। ऐसे नियम बना बना के हम समाज को एक एक सेम्बलेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर पे लेके आते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि ऑफ चांस एक आधा आदमी बहुत ब्रूटल हो जाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है, वो तहस नहस करने लगता है, लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। और कई बार आपके जो सिस्टम्स हैं, कायदा कानून बोलिए या जो भी है समाज में, इसको बुरा कहना है, ये कहना है, ये चीजें काम नहीं करती है। तो आदमी को लगता है कि भाई मैंने तो सब अच्छा किया था, तो मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। ये जरूर है, ये लाजमी है, ये होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये रूल नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं ये इतना बुरा आदमी है, इतना सब है, अहंकार करता है, फलाना करता है, लेकिन इसके साथ तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है। देखिएगा कि ओवरऑल समाज का स्टेटस इस वक्त नॉर्मल है। हम आप बात कर रहे हैं, हम सब जिंदा हैं, इसका मतलब है कि द गुड हैज वन, और जो बैड है वो अभी तक जीत नहीं पाया है। रावण जीत नहीं सकता जी। आप देखिएगा घूम फिर करके
बैलेंस ऐसा आता है कि द गुड पीपल डू सर्वाइव, और यही हमने सिस्टम बनाया है। यदि रावण जीत गया तो फिर बाकी की सर्वाइवल खत्म हो जाएगी साहब, तो पूरा ही तहस नहस हो जाएगा। तो फोर्सेस ऑलवेज कीप एक्टिंग दिस वे और दैट, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमेशा टर्बुलेंस रहता है समाज में, लेकिन गुड ऑलवेज विंस। ओवरऑल आप देखेंगे गुड की जो संख्या है ज्यादा रहती है। आप कह सकते हैं कि सब लोग चुपचाप सहन करते रहते हैं, लेकिन वो गुड में आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उन्हें बगावत करनी हो, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो इटसेल्फ एक गुड को प्रोड्यूस करता है। और ये चीजें बहुत समय से और बहुत अजीब तरीके से होती हैं। तो इसमें इस आज के समय उसको समझाना या बताना मेरे लिए शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन जो आपके अंदर फीलिंग है कि व्हाई इज इट दैट गुड हैपेंस टू बैड पीपल एंड बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, दीज आर एक्सेप्शंस, दीज आर नॉट रूल्स। आपकी जिंदगी में जितना आपके साथ अच्छा हुआ है, जितना आपके साथ बुरा हुआ है, उसमें अच्छाई की संख्या ज्यादा है। अब देखिए, कुछ लोगों को जब लगता है कि मेरे साथ बुरा ज्यादा हुआ है, तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, उनके साथ में कहीं ना कहीं तकलीफ होने लग जाएगी। ये एक्सपेक्टेशन की बातें हैं, लेकिन हकीकत में क्या हुआ है उसको पहचानिए। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप जिंदा हैं, यू आर सर्वाइविंग, आप मेरे साथ बात कर सके। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर सके, दे हैव नॉट रीच दिस स्टेज, वो तो चले गए, उससे बुरा क्या हो सकता था। तो देखिएगा इस बात को, ओवरऑल समाज में गुड हमेशा उसका पलड़ा भारी रहता है। इसीलिए हम एक सिविलाइज सोसाइटी में हैं। होता है बीच बीच में कोई फोर्सेस बैड की उड़ जाती है, बहुत एंजॉय करती है, उनके साथ गुड होने लगता है, लेकिन आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। कोई भी चीज बहुत ज्यादा जब एक सीमा के ऊपर चले जाती है वो क्रैश करती करती है। ये पूरा प्रकृति का नियम है, तो इसमें आप विचलित ना हो। गुड थिंग्स विल हैपन टू यू एंड दे आर हैपनिंग, और संख्या में गुड विल ऑलवेज बी बेटर देन एंड मोर देन बैड। यदि आपने अपने सबकॉन्शियस को ऐसे मैसेजेस देने शुरू किए कि भाई मेरे साथ बैड ही हो रहा है, मेरे साथ बैड ही हो रहा है, तो देखिएगा सबकॉन्शियस यस बॉस बोलता है। तो बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ। एनालाइज करिए, अपने गुड और बैड की संख्या को सामने रखिए, मैथमेटिकली देखिए, आपको समझ में आएगा गुड आपके साथ ज्यादा हुआ है। तो डोंट गिव लॉन्ग मैसेजेस। ऐसे मैसेजेस अगर आपने दे दिया तो अंदर वो तो यस बॉस कर देगा। तो मेरा एक वार्निंग भी है आपसे, एक फ्रेंडली वार्निंग, अच्छा सोचिए और अच्छी तरह से अपने अच्छे गुण और जो आपके साथ अच्छा हुआ है उसको याद करिए। इसीलिए मैं कहता हूं, कल बीते हुए कल में 3 बुरे लोगों को याद न करिए, अच्छे लोगों ने जो काम किए उन 3 को याद कर लीजिए। यू विल कीप ऑन फोकसिंग ऑन द गुड एंड गुड विल हैपन टू यू। आप ढूंढिएगा, मिलेंगे। ये मेरा उत्तर है। कम समय की वजह से मुझे लगा था गौतम जी ये प्रश्न आप शुरुआत में पूछेंगे, मुझे लगा था आधा एक घंटा तो मेरा डिस्कोर्स चलेगा इस पर, लेकिन आपने आखिर में पूछा, मेरे को प्रिसाइज कर दिया, मैंने आपको उत्तर दे दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस उत्तर से संतुष्टि हुई होगी। जी ठीक है जी। जी जी सर, वर्षा मैम का वो जो हैबिट वाला क्वेश्चन था ना, उस पे एक रिप्लाई आया था। रीड अ बुक इवन वन पेज, वन गुड हैबिट टू डेवलप। जी, इट्स अ वेरी गुड हैबिट टू रीड अ बुक। बहुत अच्छी हैबिट है, पढ़ना चाहिए आजकल। ठीक है, आपको किंडल की बुक भी मिल जाती है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बुक्स मिल जाते हैं। मुझे तो ये जो ऐसी किताबें होती है ना, ये जो जिसके पन्ने खोल के पढ़ा जा सके, मुझे इसका मजा आता है, जिसमें खुशबू आती है और हाथ में उसको लेके पढ़ना। ये आदत आजकल लोगों में कम हुई है, लेकिन करिएगा, कोशिश करिए पढ़ने की। तो ये भी एक अच्छी हैबिट है। बट विपिन जी ने पूछा था एनी वन हैबिट, इसलिए मैं बहुत सारे नहीं बता पाए, इसके अलावा भी कुछ अच्छे हैबिट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट है, अच्छा पढ़िए। क्या पढ़ते हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे आजकल क्या है, नेगेटिव चीजें ज्यादा मिलती हैं। अच्छी चीजें पढ़िए जो आपको बढ़ाएं, आपके मन को शांति दे, आपका स्वास्थ्य अच्छा करे, ऐसी चीजें पढ़िए, आपको बहुत उसका फायदा मिलेगा। जी जी सोनिका जी। हाँ जी सर, विद्या लंके मैम ने कांटेक्ट नंबर मांगा है। जी तो तो कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। हाँ जी सर, 70309111 302। फिर से एक बार बोल दीजिए। 70309111
302। जी, इस नंबर पे आप संपर्क करिए सोनिका जी को। तो आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, मिलना हो या जूम पे मीट करनी हो या कोई दूसरे प्रश्न हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू कांटेक्ट दिस नंबर एंड बी विथ मी ऑन दैट। एनीथिंग एल्स सोनिका जी? हाँ जी। प्लीज एक नंबर मिनट, फिर से बताइए ना प्लीज। नंबर मैं बता देता हूँ, 7030 7030 911 911302। ठीक है विद्या जी, आपने नोट कर लिया? थैंक्स। सोनिका जी, आप वो चैट बॉक्स में नंबर लिख दीजिए तो सबको दिख जाएगा। हाँ जी सर, मैं कर देती हूँ। जी। और और कुछ प्रश्न था, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी सर, विराट जी का एक क्वेश्चन है, हाउ टू चेंज वंस आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर। खुद का आर्गुमेंटेटिव बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं? सर खुद का भी और किसी और का भी। देखिए, खुद का आर्गुमेंटेटिव बिहेवियर बदल देंगे ना तो सामने वाले का अपने आप बंद हो जाएगा। ओके आर्ग्यूमेंट्स का कोई रिजल्ट नहीं होता है। ओके नोबडी विंस एन आर्गुमेंट, याद रखिएगा। आज तक दुनिया में मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे जो कहेंगे कि भाई मैंने आर्गुमेंट जीत लिया। ये राइट ये महफिलों के दौर चलते रहते हैं। ओके आप कुछ कहेंगे, हम उसको अलग कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, नए 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 डिबेट होते रहेंगे। ये कोई ऐसा नहीं होता, कोई होता हाँ मैं मान गया भाई आपसे, अब मैं आपकी तरफ हो गया हूं, आपकी बात से कन्विंस हूं। ये बहुत कम होता है। तो ये ऐसा एक एक्सरसाइज है जो आपको एक्साइटमेंट तो देता है, खुशी देता है, आपको मजा आता है कि मैंने नई नई चीजें बोली है, मैं जीत गया आज, फिर सामने वाला जीता। ये बैडमिंटन खेलने वाली बात है। आपने शटल यहां से मारा, उसने वहां से मारा, चलो पॉइंट एक आधा उसने जीता, एक आधा आपने जीता, बट इसका कुछ देयर इज नो रिजल्ट। तो जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आर्ग्यूमेंट का कोई रिजल्ट नहीं होता है, तो आप आर्ग्यूमेंटेटिव होना छोड़ देंगे। डोंट ट्राई टू चेंज द मैन। सामने वाले को आर्ग्यूमेंट से मत बदलिएगा, उसको समझिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कहां से आ रहा है उसको समझिए, उसके साथ हो जाइए। यू हैव टू चेंज द पर्सन, नॉट कन्फ्रंट हिम। गेम मत खेलिए उसके साथ। अगर आपको सच में लगता है कि उसको बदलना आप चाहते हैं तो आर्ग्यूमेंट से मत बदलिए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए, उसके विचार कहाँ से आ रहे हैं उसको समझिए और उसको समझाइए। आर्ग्यूमेंट करेंगे तो फिर वो कन्फ्रंटेशन है, फिर उसमें कोई हल नहीं निकलेगा। तो आई थिंक सबसे पहले आप आर्ग्यूमेंट करना छोड़ दीजिए। सोचिएगा, ओके सर अपने साथ में भी आर्ग्यूमेंट मत करिए। कई बार ओके ऐसा होता है आदमी आर्ग्यूमेंटेटिव तब ज्यादा हो जाता है जब स्वयं के साथ ज्यादा आर्ग्यू करने लगता है। यू आर फाइन, यू आर ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू आर ओके, यू नीड नॉट ओके आर्ग्यू विद एनीबॉडी एंड योर पॉइंट्स आर गुड। अगर आपके या पॉइंट सच में अच्छे हैं तो सामने वाले को समझा दो, आर्ग्यू मत करो। ठीक है ओके या ओके सर थैंक्स। जी। सोनिका जी और कुछ? नो क्योंकि अब सर। हो गए 12 बज चुके हैं, टाइम ओवर शूट कर गए हैं। जी बोलिए नहीं, सोनिका जी। अब कोई क्वेश्चंस नहीं है सर। आप कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जी। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आपने समय निकाला, मेरे साथ रहे, मुझे भी उत्तर देने का मजा आया। आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे एंड आई होप यू विल कंटिन्यू कमिंग हियर। और हमेशा की तरह मैं आपको अगले संडे, अगला रविवार 26 तारीख है, तो 26 जुलाई को हम मिलेंगे 11 बजे। और तब तक के लिए विदा। रत्नाकर जी बाय बाय कर रहे हैं। जी अनम्यूट हो जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। करता हूँ। ओके, एम आई हाँ जी ऑडिबल? बोलिए। हाँ यू आर ऑडिबल? ऑडिबल। हाँ बाय सर, बाय कर बहुत रहे थे बहुत या प्रश्न पूछना था? नहीं नहीं, मुझे प्रश्न पूछना था इसलिए। ओह तो अच्छा जी just I attended today only your session. Mr. जी A.R. Kamble sahab sent me this link last जी Sunday also, but due to my training last 3 Sundays I was not here throughout. नासिक में ट्रेनिंग पे लिए था, जी तो जी मैं आपके ऑफिस में आया था जब आप इधर थे, कब परेड में ऑफिस था ना आपका तभी। जी
हाँ, तो अपने ये बारहमा से करके जो है, बारहमा से नागपुर वाले, उनके साथ आया था मैं। जी आई जी एम रिटायर्ड, हाँ, आई एम रिटायर्ड डिप्टी डेयरी डेवलपमेंट कमिश्नर, जी। principal of New Zealand Hostel, RML Colony, ओके and now I retire and just shifted to Panvel from last week only. And ओके। I am also a international motivational trainer, sir. Just I, है ना, 2 मिनट है ना, can I speak? प्रश्न पूछ लीजिए भाई। प्रश्न तो अभी मैंने तो ये नहीं किया है, प्रश्न तो बहुत है, लेकिन अगले संडे को मैं प्रश्न पूछूंगा। चलो, आपसे यू आर मोस्ट वेलकम। मुलाकात हुई और कल से मैं आपसे ज्वाइन होने वाला हूँ। यस सर। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। धन्यवाद। और आपके धन्यवाद। न्यूजीलैंड हॉस्टल तो बहुत सुंदर था, वहां से पनवेल आप शिफ्ट हो गए। उम्मीद है कि वहां पे भी आपको उतना ही सुकून मिले। नहीं, आरएमएल पनवेल में कॉलोनी इज तो अ ब्यूटीफुल प्लेस। it was the lungs. Already, I always say, being a nature lover, because I gone to Mount Everest up to 22,000 feet height. I'm a बात trekker. है, I क्या gone to बात। 21 times to Himalayan ranges. 3 times वेरी नाइस। Nepal, China, Tibet, Bhutan, Andaman, Nicobar. And also जी I जी, become a Sramaner at Bangkok for 31 days in वेरी Sisaket नाइस, district. Yeah. बहुत So बढ़िया। already one by book, life transform of Dr. बाबा साहब अम्बेडकर, लाइफ बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मिंग। बात है। हाँ, तो उसका उधर तो बैंकॉक में एक अगले संडे प्रकाशन आपसे हुआ। जरूर मुलाकात होगी, जरा जी विस्तार से जी, बात करेंगे। ठीक है सर, और थैंक यू वेरी मच। आपने बुक की बात करी तो मुझे याद आया, वर्षा जी ने एक पुस्तक लिखी है। हाँ, वर्षा जी, आप बताएंगे क्या नाम, क्या है टाइटल उसका? वो भी पिछले बार में वो है या नहीं है? वर्षा जी, क्योंकि वो भी एक काफी अच्छी पुस्तक है। It is called Growing Up with Dr. Ambedkar, वाह, ग्रेट ग्रेट। UK. जी, जी वो जी। मैं इसलिए थोड़ा सा, मेरी लालसा इसलिए थी कि उस पुस्तक में मेरा भी जिक्र है, मेरे माँ बाप का जिक्र है। ओह, तो यदि आप जी उस जी जी। पुस्तक को पढ़ेंगे तो नहीं कुछ नहीं, मेरे बारे में भी जान पाएंगे। वर्षा जी का किताब ले लेंगे, अगले सैटरडे को, संडे को मैं अपना ये काम मिलेंगे। करता हूँ, ये जितने भी आप हाँ आज हाजिर हैं, जितने लोग, उनको हाँ, ये लिंक आपके अमेजोन का मैं भेज देता हूँ, तो फिर वो लोग ले सकते हैं। जी ठीक है। जी, बहुत बढ़िया, Okay. बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत वेरी बढ़िया। मच। तो थैंक यू सर। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आप थैंक लोगों यू। ने समय दिया। और अगले संडे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।